एनकेफेलिक भी है तो एक्सपल्शन तो हो सकती है। 19 वीक्स पे प्रीवियस 3 की आप, यस इफ यू वांट टू बी मोर सेफ आप कह सकते हो ना, बट आप 19 वीक्स पे तो आई थिंक यू कैन इवन स्टार्ट विद द मीजोप्रोस्टोल आल्सो हाफ डोज, ठीक है। लेकिन हाँ, हाउएवर 22 एंड अबव और मे बी 20 एंड अबव पे आप डायरेक्ट स्टार्टमी, बट 16 18 19 वीक्स पे प्रीवियस 3 को आप कर सकते हो हिस्टोटमी का। एक्चुअली इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट टाइम भी नहीं लिखा हुआ, 18 इज अ बिट टू अर्ली। तो 19 पे अगर एन करने की और टर्मिनेशन करनी है प्रीवियस 2 या प्रीवियस 3 में आप मिजोप्रोस्टोल से कर सकते हो। हाउएवर इफ इट इज डेफिनेटली आफ्टर 22 वीक तो आप वो करोगे, क्या से कहते हैं, फिर आप स्टार्टिंग कर दोगे। बट इफ इट इज लाइक 20 से पहले पहले है तो फिर तो आप इंडक्शन कर सकते हो। एको बड़ी हो रही है आवाज की, आई डोंट नो व्हाई। आप लोगों को भी एको में आ रही है आवाज? बड़ी मेरी डिस्ट्रैक्शन हो रही है। हाँ अब ठीक है आवाज? जी अब ठीक होगी। अब ठीक हो गया ना, वही वो एको में आ रही थी तो मैं तो खुद परेशान हो गई क्या हो रहा है। द थिंग इज अगेन मैं रिपीट कर देती हूँ कि यस इट्स अ कंट्रोवर्शियल थिंग, एक बड़ा डिसीजन का मुश्किल स्टेप होता है कि 19 वीक्स पे 32 वीक्स या 33 वीक्स पे पुटिंग इन मीजोप्रोस्टोल। बट आप 18 18 वीक्स, प्रीवियस 3 डज नॉट मीन कि हर जेस्टेशन पे आप डायरेक्ट हिस्टेरोटॉमी कर दो। 19 16 17 18 वीक्स आपस में इतने ज्यादा वो नहीं है, डिफर नहीं करते। हाउएवर 22 एंड बियॉन्ड में भी इवन के अगर लिखा हुआ है कई जगहों पे कि आप मीजोप्रोस्टोल से कर सकते हो, बट टू बी मोर सेफ आप 22 एंड बियॉन्ड में, हम लोग तो इसी तरह याद कर रखते थे अपने एग्जाम के वक्त के 22 एंड बियॉन्ड में प्रीवियस 2 प्रीवियस 3 की हिस्टेरोटॉमी, और बिफोर दैट वी कैन ट्राई विद द मीजोप्रोस्टोल। मैडम उसने ट्राई लिया हुआ है मिसोप्रोस्टोल का, वो फेल हो चुका है। देखो फेल होने की ना बड़ी सारी वजूहत होती हैं, ये वजह नहीं है, नेवर से कि जी वो इस वजह से फेल हुआ क्योंकि उसने मीजोप्रोस्टोल का। आई आई और मैंने खुद बड़ी सक्सेसफुल एक्सपल्शन की हुई है प्रीवियस 3 में 19 वीक्स पे, मेरा अपना बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है। इफ यू हैर, अगर आप उसको अपने डिसीजन को जस्टिफाई कर सकते हो, आप आपको एग्जामिनर कोई कुछ भी नहीं कहेगा। आज हम अभी ग्रुप में ही बात कर रहे थे, हमारी जो कैंडिडेट पास हुई एंड शी सेड कि डॉक्टर आशिक ये वाली याद थी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मुझे अभी भी याद है जब मैं एग्जाम देने गई थी तो डॉक्टर राशिद कहा करते थे कि जिस दिन एग्जामिनर्स तुम लोगों को इतने इतने से लगे ना, उस दिन तुम पास हो जाओ। वाकई जब आप व्हेन यू कैन जस्टिफाई योरसेल्फ, व्हेन यू आर वेरी कॉन्फिडेंट कि आप जो कह रहे हो एंड यू आर वेरी क्लियर अबाउट योरसेल्फ, तो फिर आपको वाकई एग्जामिनर्स जो है ना वो इतने इतने सही लगते हैं, फिर आप उनसे डरते भी नहीं हो। सो यू कैन वेरी इजीली जस्टिफाई। आप कहो कि एक तो मीजोप्रोस्टोल फीगो की रिकमेंडेशन भी है कि हाफ डोज मीजोप्रोस्टोल से टर्मिनेशन कर सकते हैं। सेकेंडली मैं स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग के साथ करूंगी। थर्डली लोअर थ्रेशोल्ड फॉर द इंटरवेंशन। उसके अलावा क्या कि अगर मैं फॉर एग्जांपल अगर हिस्टेरोटॉमी, अगर मैं स्ट्रेट अवे हिस्टेरोटॉमी करती हूँ, व्हाट इफ अगली प्रेगनेंसी में प्रीवियस 3 प्लस नाउ शी इज हैविंग वन हिस्टेरोटॉमी एज वेल एंड शी गेट्स प्रेग्नेंट अगेन एंड शी कम्स विद रप्चर यूट्रस नेक्स्ट टाइम एटसेट्रा एटसेट्रा, यू कैन जस्टिफाई इट इन सो मेनी वेज। तो आप आपकी डोजेस ठीक होनी चाहिए, आपकी मैनेजमेंट ठीक होनी चाहिए। सो यू कैन नेवर से कि एक लड़की वहां पे गई और इसलिए वो फेल हो गई। नो, देयर वाज मेनी, बहुत सारी और चीजें वो करके आई है एग्जाम में जिससे वो फेल हुई है। ना तो वो अपनी मैनेजमेंट को जस्टिफाई कर सकी, ना ही वो अपना, मे बी अगेन हिस्ट्री एग्जामिनेशन पे ही सारी डिसीजन मेकिंग हो सकती है, हो जाती है। क्या ये बात डज दैट मीन कि जी अगर वो लड़की एग्जाम में 19 वीक्स पे इंडक्शन कर रही मिसोप्रोस्टोल से फॉर टर्मिनेशन ऑफ अ प्रीवियस 3 सिजेरियन सेक्शन पेशेंट, तो क्या पूरी दुनिया में ऑब्सोलीट हो गई ये चीज के 19 वीक्स पे प्रीवियस 3 में कोई इंडक्शन नहीं कर सकता? ये इस तरह से तो नहीं है ना बात। इट्स ऑल, एग्जाम आपकी मैनेजमेंट से ज्यादा आपकी जस्टिफिकेशन का इम्तिहान है कि आप उस चीज को किस तरीके से कैरी करते हो और किस तरह से जस्टिफाई करते हो that। ठीक अस्सलाम है, तो वालेकुम आप मैम। तो यू जस्ट कैन नॉट जस्ट से कि जी इस वजह से हो गया, ठीक है इसमें। तो आपने अब अगर मैं यहाँ बैठ के कह रही हूँ कि आप उसको इंडक्शन कर सकते हो, अगर कोई भी आप वहां पे हिस्टेरोटॉमी भी बड़े आराम से जस्टिफाई, आप वहां पे कह सकते हो कि जी आई वांट टू बी सेफ, मैं मेरा मेरा ऐसा सेटअप है कि एकदम से थिएटर अवेलेबल नहीं होगा, व्हाट इफ रप्चर यूट्रस आता, शी इज अ मदर ऑफ 3 चिल्ड्रन और प्रीवियसली है एटसेट्रा एटसेट्रा, मैं जरा सा भी रिस्क नहीं लेना चाहती, ये वो सारी बातें तो आप जो हो आप वो कर सकते हो, ठीक है ना। तो इस तरीके से ठीक मत है। सोचना। लेकिन ऑब्वियसली
आई थिंक के डायरेक्ट सर्जरी कर देना एक पेशेंट में, उससे पहले अगर और भी ऑप्शन हैं, गहन देखो, एक तरीका भी होता है जवाब देने का। जब हम बात करते हैं मोड ऑफ डिलीवरी का किसी भी पेशेंट में, और तो हमें वी नेवर जस्ट से कि जी आई विल डू हर टर्मिनेशन थ्रू इंडक्शन विद मीसोप्रोस्टोल एटसेट्रा एटसेट्रा। हम आई विल गिव ऑप्शंस टू द पेशेंट, आई विल एक्सप्लेन प्रोज एंड कॉन्स टू द पेशेंट। वो कोई एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन तो किसी चीज की भी नहीं है, ना हिस्टेरोटॉमी की एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन है, ना इंडक्शन की एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन है 19 या 18 वीक्स पे। तो आप उसको डूइंग कहोगे आई विल गिव ऑप्शंस टू द पेशेंट, नंबर वन ऑप्शन जो आपके लिए ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहती हूँ कि आई विल डू इंडक्शन विद मीसोप्रोस्टोल एट दिस स्टेज 18 वीक्स पे 19 वीक्स पे आई विल डू, तो आई विल एक्सप्लेन हर प्रोज एंड कॉन्स। और सेकेंड ऑप्शन विल बी हिस्टेरोटॉमी, उसके फायदे और नुकसान मैं बता दूंगी, एंड देन डिसीजन विल बी अकॉर्डिंग टू विश ऑफ द पेशेंट, दैट्स इट। ठीक है ना? तो आप इस तरीके से बात करने का भी तो एक स्टाइल है ना। अब मुंह पे ही अगर आप कह दो कि जी आई विल डू इंडक्शन, ना मरीज से पूछा, ना उसे प्रोज एंड कॉन्स बताया, ना उसे ऑप्शंस दिए एटसेट्रा एटसेट्रा, तो वो फिर बड़ी जाती की बात हो जाती है। ठीक है, बहुत अच्छा समझ आ गया डॉक्टर जी। थर्ड और फिर क्वेश्चन है तो पूछ लें, फिर हम कोई मैडम एक छोटा सा मेरा क्वेश्चन है, डॉक्टर अस्मा नाम है मेरा। मैम एक पेशेंट है पोस्ट मेनोपॉजल जी। ब्लीडिंग के साथ है, और उसके साथ वो आई है 11 ईयर्स के बाद, उसके मेंस्ट्रुअल साइकिल है। हम्म। तो मैडम 11 ईयर्स के बाद उसको 3 मंथ्स की वो आ रही है, 3 3 मंथ्स के गैप से 5 डेज का साइकिल है उसका। तो मैडम इसको हम किस में फिट करेंगे? मतलब 11 ईयर्स पोस्ट मेनोपॉजल, 3 3 मंथ्स के बाद व्हाट उसको हर एज? 5। मैडम शी इज 56 ईयर्स ऑफ एज। तो मोर मतलब पोस्ट प्री मेनोपॉजल मेच्योर। ब्लीडिंग है ना? जी मैम। पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग ही आएगी, इट्स नॉट साइक्लिकल और एनीथिंग, इट्स पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग, इसमें इतनी टेंशन की क्या बात है? मैडम तो फिर पोस्ट मेनोपॉजल में रेगुलर एवरी 3 मंथ्स कैसे वो ब्लीड कर सकती है? उसको हम किस में फिट करेंगे? आप मुझे बताओ, एक पेशेंट अगर प्री मेनोपॉजल है भी नहीं तो उसकी एवरी 3 मंथ साइकिल आ रही है, इज इट रेगुलर? विल यू टेक इट एज अ नॉर्मल रेगुलर साइकिल? 30 ईयर ओल्ड लड़की आई है आपके पास, उसको हर 3 महीने बाद एक साइकिल आता है, विल यू कॉल इट अ रेगुलर साइकिल? It is not regular. Then why are you saying it's regular at the age of 56? Yeah, yeah, ma'am. ठीक है ना? Right, right. और किस सवाल? हेलो अस्सलाम वालेकुम मैम, मेरा एक क्वेश्चन था कि मुझे एक पेशेंट मिली थी, शी इज नाउ ग्रेविडा 3 para 2+0, शी इज जस्ट 23 years old, शी हैज अ टिपिकल हिस्ट्री कि जब भी वो मतलब शी डिलीवर अ बेबी, मतलब शी हैज अ नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल एवरी टाइम, जब भी शी डिलीवर्स अ बेबी आफ्टर परप्यूरम शी गेट heavy menstrual bleeding until she get pregnant again. मतलब वो कह रही इतनी सिवियर ब्लीडिंग कि शी हैज गॉन टोटली एनेमिक विद अ ब्लड ट्रांसफ्यूजन बोथ ऑफ द टाइम आफ्टर हर यानी नॉर्मल डिलीवरी विद नो हिस्ट्री ऑफ परप्यूरल in between her infections. pregnancies she has HMB. Yes, and she conceived back to back. Matlab, according to her, until unless she don't conceive, she started to bleed there and then. और उसने फिर she did her ultrasound, everything, and there was no any uterine anomaly, nothing else. And even before getting pregnant or getting married, her menstrual cycle was regular. जैसे कोई bleeding disorder हो वो भी excluded ही है इसमें. तो HMB का तो केस मैडम उसकी इसका क्या प्रेगनेंसी से क्या ताल्लुक? It's a case of HMB. It's between the pregnancies. Once she delivers the babies or period और उसके बाद उसको अगली प्रेगनेंसी तक तो HMB रहती है, तो HMB को ट्रीट करो। either it's a किसी ऑर्गेनिक किसी पक्का cause है like a fibroid or any other thing, or if you don't find any cause then it's a case of hormonal imbalance, just deal with। ठीक है ना? इसमें प्रेगनेंसी से क्या परेशानी की बात है? इट्स अ गायनी केस, बेबी डिलीवर हुआ उसके बाद उसको HMB होती है, देयर इज नो पर्टिकुलर कॉज मतलब लाइक HMB in the sense it continues for 3 months bleeding, continuous heavy bleeding for HMB हो three गया ना। months. हाँ, कंटिन्यूस ब्लीडिंग है तो डील अच्छा. विद इट, आइदर इट हैज गॉट अ सर्वाइकल or it has got a uterine cause. If there is no such cause then it's a hormonal imbalance, और फिर आप जैसे मरीना ऑफर करो या कुछ करो, कॉन्ट्रासेप्शन प्लस ट्रीटमेंट हो जाएगी। हाँ. ठीक है ना? और
चलो टाइम भी देख लें। चलो 11:10 हो गया, एक और कोई सवाल है तो पूछ लें। अच्छा, अब वैसे सर के साथ भी ये डिस्कस हो रहा था, डॉक्टर आशा के साथ। मैं आप लोगों को एक बता भी देती हूँ बात कि आप लोग अपने सारे क्वेश्चन जो है ना, आइदर यू कैन सेंड इट थ्रू ईमेल। इमरान शफी आपको बता देंगे कि किस तरीके से आपने, आई थिंक ही इज हियर, हमारे साथ अभी शायद उन्होंने ज्वाइन भी किया हुआ है, कि आपने उनको किस तरीके से कम्युनिकेट उनके साथ करना है रिगार्डिंग योर क्वेरीज। विल कीप ऑन सेंडिंग योर क्वेरीज, क्योंकि वी वर लाइक आप काफी आपके सवाल होते हैं जो कि अनआंसर्ड रह जाते हैं। तो आप उनको ईमेल के थ्रू भेजते रहोगे या फिर आप कुछ ऐसे भेजोगे, या पता नहीं व्हाट्सएप पे जैसे वो आपसे कहते हैं उस तरीके से आप भेजते रहोगे, एंड ही विल कीप अ रिकॉर्ड। आइदर यू कैन, आप साथ हम में से किसी का भी, टीचर्स हैं उनमें से किसी का नाम भी लिख दो कि इन पर्टिकुलर डॉक्टर शनाज से सवाल है, या इन पर्टिकुलर डॉक्टर राशिद से, या डॉक्टर यूसुफ से, या मेरे से इन पर्टिकुलर। तो हम लोग जो है अपने पहले 10 से 15 मिनट या मे बी हाफ एन आवर, अगर ज्यादा ही क्वेरीज हुई तो वो बंदा पहले उन सारे क्वेरीज के आंसर दे देगा, बिकॉज टाइपिंग में कई चीजें मिसकम्युनिकेट हो जाती हैं, और ऑब्वियसली हमारी फील्ड भी ऐसी है कि मिसकम्युनिकेशन बहुत बड़ा ब्लंडर कॉज कर सकती है। तो इसलिए वी ऑल एक्चुअली डोंट बिलीव कि हम व्हाट्सएप पे आप लोग सवाल भेजो और चैट पे उसका आंसर करें, क्योंकि अगर वो मिसअंडरस्टैंड हो गया वो जवाब, तो बात बड़ी बिगड़ भी सकती है। तो इट्स ऑलवेज बेटर कि इस तरह वन ऑन वन उस चीज का जवाब दिया जाए, कि इस तरह क्लास के अंदर ना। तो आप वो भेजते रहोगे, और बिफोर द क्लास वो इमरान शफी हमारे साथ कम्युनिकेट कर लिया करेंगे क्वेश्चंस, और फिर वो जिस तरह आज मैंने कोई 10-15 मिनट आपके साथ क्वेरीज भी लगा रही हूँ, तो फिर और मेन टॉपिक हम नेक्स्ट 45 मिनट्स में कर लिया करेंगे। ठीक है, क्या ख्याल है? ये ठीक है पैटर्न? बेस्ट बेस्ट। ठीक है ना, ताकि क्वेरी सॉल्व होती जाए, बिकॉज आई हैव नोटिस्ड कि चैट पे भी आप लोगों के बहुत सारी क्वेरीज आ रही होती है, बड़े जेन्युइन और बहुत अच्छे सवाल होते हैं जिनको वाकई जवाब देने का भी बड़ा दिल कर रहा होता है, बट द थिंग इज अगेन वो चैट के ऊपर बड़ा इनकम्प्लीट आंसर टाइप होता है, और वो कम्युनिकेशन समझ नहीं आती कि अगले को, जैसे बहुत सारी, जैसे अभी सवाल अभी शुरू में किया मैंने अबाउट द इंडक्शन और अबाउट द हिस्टेरोटमी, या देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल ना, हाउ टू जस्टिफाई योरसेल्फ, उसके अंदर काफी चीजें डिस्कशन से पता लगती हैं। तो फिर इस पैटर्न पे चलेंगे, और वो फिर इमरान शफी आपके साथ डायरेक्ट भी कम्युनिकेट भी कर लेंगे, एंड ही कीप ऑन रिमाइंडिंग यू कि आपने उनको किस तरीके से सेंड करना है, और अगर कोई पर्टिकुलर किसी टीचर से रिलेटेड है, जैसे आपने कहना है कि ये चार मेरे सवाल है, ये डॉक्टर शनाज अपने क्वेश्चन अपने लेक्चर से पहले 15 मिनट दे दें, या ये क्वेश्चन जो ना हम में से जिस मर्जी का आप कह दो, तो वो बंदा पहले 10-15 मिनट उस पर बात कर ले। ठीक है। हम्म, अब कर लें ना आज का टॉपिक। आई भी है, हाँ जी सबीन, बिल्कुल। तो आई थिंक सबीन अब स्टार्ट कर लेते हैं जो हमारा आज का है मेन केस प्रेजेंटेशन। जी मैम, थैंक यू सो मच मैम। ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है कि हम लोग अपनी चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं और इतने डिटेल में हमें आंसर्स भी मिल रहे हैं। और प्रेजेंटेशन का भी मौका, जब हम यूट्यूब पे देखते थे तो हम बहुत जेलस फील करते थे कि सिर्फ वही कैंडिडेट्स क्यों प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, एंड नाउ वी आर फीलिंग टू गुड कि हम भी प्रेजेंट कर सकते हैं। चलो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज होगी ना कोविड की, कि ये एक हमें ये एक मीडिया मिल गया कि जो फार ऑफ स्टूडेंट्स हैं उनके साथ भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। मैम, शुड आई स्टार्ट? जी प्लीज सभी। Ma'am, my patient name Shabana, 32 years of age, married to Mr. Zahid. She is not formally educated and is a housewife. She is married for 2 years, gravida 2, para 1 plus 0, previous one cesarean section. Last delivery was 1 year back. Last menstrual period was on 27th of August 2021, making her expected date of delivery 31st of May 2021. She is resident of Kurangi and is admitted through the outpatient department of Jinnah Hospital on 23rd March 2021. Today is the first day of her. सबीन आपका माइक म्यूट हो गया। हाँ सबीन आपका तो म्यूट हो गया, हमें आवाज नहीं आ रही, कैसे हो गया म्यूट? something happened. डॉक्टर सबीन, अगर आप हैंड फ्री यूज करेंगे ना तो हैंड फ्री रिमूव कर दें, कोई इशू आ रहा है उसके अंदर। Sorry? आपका ना माइक म्यूट हो जाता है बीच में, तो वो अभी हम आपने बताना है, अभी बायोडेटा जो आपने बता दिया है और थ्रू ओपीडी से आगे बताएं क्या आप कह रहे थे।
कि she was admitted to Ma'am, today is the first day of her admission, and she is admitted with a history of 30 weeks gestation amenorrhea and complaint of lower abdominal pain for 1 day and sudden gush of fluid from the vagina 2 hours back. Ma'am, now for 1 day, ma'am, my patient conceived spontaneously in her regular menstrual cycles and confirmed her pregnancy by urinary pregnancy test done at home. Later on, confirmed her pregnancy by ultrasound done at a private clinic after 2 weeks of missing her periods, which showed a single alive intrauterine pregnancy of 7 weeks, which was corresponding with her calculated last menstrual period. Ma'am, she visited a private clinic where the doctor advised her tablet folic acid, which she took regularly, although no history of any blood or urine investigations. Check of blood pressure, excessive nausea, vomiting, fever, flu rash, vaginal discharge, bleeding, or any urinary complaint. She felt fetal movement in the 5th month of pregnancy, and there is no history of anomaly scan. But a scan for fetal well-being was conducted in 5th month of pregnancy and was satisfactory according to the patient. There is no history of check of blood pressure, blood or urine investigations, and her doctor advised her calcium and iron, which she did not take regularly due to forgetfulness. Although there is no history of lethargy, easy fatigability, or difficulty in performing household activities. Ma'am, her perception of abdominal growth is satisfactory up till now. Ma'am, now for 1 day, she is giving history of pain in whole abdomen. The pain is sudden in onset, intermittent and colicky in nature, so that the abdomen gets tightened for a few seconds and then gets relieved. This pain comes after every 25 to 30 minutes, and the pain was radiating to back. Initially, the pain was mild, but now it was increasing in frequency and severity. And the pain is also associated with 2 hours back, my patient experienced sudden gush of fluid from the vagina. It was not preceded by any act of coitus or trauma, but the fluid was copious in amount and soaked her whole trouser and linen. And it was transparent in color, not foul smelling, not associated with itching or any blood staining. And even after the discharge, the perception of fetal movement is satisfactory up till now, and there is no history of fever after the discharge. Ma'am, there is no history of, my patient is not giving any history of burning, micturition, frequency, and urgency, diarrhea, vaginal discharge, or fever prior to leaking, or any history of heavy menstrual bleeding prior to the conception. There is no history of preterm labor or leaking in previous pregnancy, and there is no history of check of blood pressure, although there is no history of headache, blurring of vision, epigastric pain. And there is no history of increased perception of abdominal growth or increased amount of liquor on the scan, good sized baby in the previous pregnancy, or excessive urination, excessive thirst, or consumption of food. Here, after her admission, her blood pressure and pulse and temperature are checked, which are normal according to patient. A speculum examination done, and some stick test is also sent. Blood and urine investigations and ultrasound is also done, but my patient is not aware of the reports. She is given some oral medicines and 2 injections in the deltoid muscle, one in the morning and one at night, and another medicine one at the night. Ma'am, according to my patient, she lives nearby the hospital and with good availability of companion and transport to bring her to hospital. And her mother is taking care of her elder child. Ma'am, my patient is para 1 plus 0. She conceived spontaneously after 1 year of her marriage and delivered a live female of average weight via lower segment cesarean section under spinal anesthesia at term due to fetal distress. There is no history of antenatal, intrapartum, or postpartum complication. Madam, regarding her gynecological history, she had her age of menarche in the 13 years of age and had regular menstrual cycles of 5 by 28 days. And there is no history of dysmenorrhea, dyspareunia, intermenstrual bleeding, or postcoital bleeding. My patient has never practiced contraception, and pap smear has never been done. Regarding medical history, there is no history of diabetes, hypertension, chronic renal disease, or chronic liver disease. Surgical intervention has never been done in my patient. There is no family history of diabetes, hypertension, asthma, tuberculosis. And she is non-smoker, non-addict with normal sleep and appetite and normal bowel habits. She is not allergic to any drug, and blood transfusion has never been done in my patient.
Regarding socioeconomic history, she lives at a rented house of 3 rooms with one earning member and 5 dependent members, and basic necessities of life are met with difficulty. Ma'am, on examination, a young lady, very cooperative and sitting comfortably on the couch, having body mass index of 22 kilograms per meter square, which is normal, having pulse of 90 beats per minute, regular, good volume, blood pressure 120 by 80 millimeters of mercury, respiratory rate 18 breaths per minute, and she is afebrile at the time of examination. She is mildly pale and on the palmar creases, conjunctiva, and oral mucosa. There is no jaundice, cyanosis, clubbing, koilonychia. Orodental hygiene is satisfactory. Thyroid is not enlarged, and accessible lymph nodes are not palpable, and JVP is not raised. And there is no pedal edema. Madam, on breast examination, on respiratory examination, normal vesicular breathing with no added sounds in all the quadrants of lungs. And on breast examination, on cardiovascular examination, S1 and S2 are audible with no added sound. And on breast examination, bilaterally breast are normal kink with no mass or tenderness palpable in all the 4 quadrants. And on abdominal examination, abdomen is protuberant, moving symmetrically with respiration, and umbilicus is centrally placed with no prominent vein, pulsation, or scar marks, although linea nigra and striae gravidatum of pregnancy are present. And on symphysiofundal height is 28 centimeter on palpation. Symphysiofundal height is 28 centimeter, lies longitudinal. And on the fundal grip, broad irregular mass that is suggestive of fetal buttocks. On lateral grip, fetal back on the right side and limbs on the left side of maternal abdomen. And on pelvic grip, smooth, hard, ballotable mass suggestive of fetal head. Amount of liquor seems to be reduced. And estimated fetal weight is around 1 to 1.5 kg. Symphysio, ma'am, fetal heart sounds 145 beats per minute regular. And sorry, ma'am, I've missed one thing, that there was a transverse scar of previous cesarean section present, and there was no scar tenderness. And ma'am, I checked the pad of the patient. The pad was clean and was centrally soaked with a scanty amount of clear liquor. ठीक है. Ma'am, investigations. मेरा ख्याल है थोड़ा सा एग्जामिनेशन डिस्कस कर लेते हैं. हिस्ट्री वाज ऑलरेडी, आई थिंक, बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन थी. आपका टाइम भी मैं नोट कर रही थी. अगर हम 1 मिनट बीच में डिस्टरबेंस का भी निकालते हैं तो आप ये स्टार्टेड ऑफ एट 11:14 और अब 11:23 हुए हैं. 1 मिनट हटा दें तो मेरा ख्याल है 8 मिनट में यू हैव मैनेज इट वेल. ठीक है, नॉट बैड. अच्छा था, इट वाज रियली गुड. और आई थिंक काफी आपने सही क्लियरली बता भी दिया. एक दो चीजें वो जिस तरह कहते हैं ना कि अगर 60% पासिंग मार्क्स है तो आप 70 की तैयारी करके जाओगे तो 60 आएंगे. आपका 60 वाला तो था, 70 वाला नहीं था. इसमें कुछ चीजें ऐड होने वाली हैं. इट वाज रियली गुड. अगर उसमें मतलब इट वाज डेफिनेटली 60 प्लस वाला था, माशाल्लाह बहुत अच्छा था. बट वही बात है कि अगर इसमें आप ऐसी चीजें ऐड कर लो कि वो जिसे कहते हैं ना कि जो बाकियों से भी डिफरेंट हो जाए और एडेड बातें हो जाए, छोटी छोटी बातें. आपकी जो प्रेजेंटिंग कंप्लेंट है वो आपको पास या फेल करा सकती है फ्रैंकली एग्जाम में. ये मैं अपने हर लेक्चर में बताती हूँ. उसकी वजह ये है कि प्रेजेंटिंग कंप्लेंट के वक्त फैसला हो जाता है कि डिस्कशन उस वाइवे की डिस्कशन किस चीज पे होनी है. ठीक है, आपकी प्रेजेंटिंग कंप्लेंट ये क्लियर करते कि यू नो योर केस और आपको एग्जैक्टली पता है मतलब कि अब उसका आपने करना क्या है. वो आपकी प्रेजेंटिंग कंप्लेंट से बस क्लियर होना चाहिए. यू सेड इट वाज अ gestation menorrhea of 30 weeks. Then you said pain after 1 day. But then you said fluid gush for 2 hours. I don't know what does that mean, 2 hours. अब मरीज को कब आई, कितने बजे, मतलब I don't know. वो मरीज आप जब से एडमिटेड है ओपीडी में. अब you have to say when you say कि gush of fluid, या जब आपने लीकिंग का जिक्र करना है तो आपने वहीं डेट बोल देनी है और आपने साथ ही उसका टाइम बोल देना है. With the gush of fluid since 2nd of March, maybe 23rd of March, 6 a.m. right? और अगर पेशेंट डज नॉट नो द टाइम एग्जैक्टली तो आप कहोगे कि प्रोबेबली अराउंड 6 to 8 a.m. इन द मॉर्निंग. और इस तरीके से टाइम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमने वो टाइम पीडियाट्रिशियन को भी बताना होता है एग्जैक्टली, क्योंकि अकॉर्डिंगली वो उसका फैसला करते हैं एंटीबायोटिक्स और बहुत सारी चीजों का, बेबी के आउटकम का भी. तो प्रेजेंटिंग कंप्लेंट में तो वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट थी. उसके बाद आपने अच्छा सारा यू स्टार्टेड ऑफ वेल
जो सारी हिस्ट्री थी आपने सारी बता के फिर आपने प्री टर्म की भी कॉजेज रूल आउट की, लेकिन क्या आप हिस्ट्री के ऊपर प्री टर्म की वजह निकाल सके हो? वर यू रियली एबल टू टेल एनी reason in particular कि अब because she didn't have any history of preterm labor in the previous pregnancy, क्या ये एक unexplained preterm था या ये क्या था, क्यों हुआ? उसमें डेफिनेटली मतलब आप उसका ठीक है, आपने किया, कोशिश तो की है, बट उसमें इट्स ऑलवेज बेटर कि जिसे कहते हैं ना, अगर आपको कोई कॉज मिल जाए तो काम आसान हो जाता है, क्योंकि कि अब आप अगली दफा ऐसा क्या करोगे अगली प्रेगनेंसी में कि इसका जो है ये प्री टर्म से बची रहे। इस पे हम बात करेंगे। अच्छा, उसके अलावा व्हेन यू सेड यू एक्सप्लेन्ड वेरी वेल, एक चीज बहुत अच्छी बताई है सबीन ने, जिसको सुन के तो एग्जामिनर वहीं पे पास भी कर सकता है, which was a description of pain. It was really good. ये पूरी लेबर की डेफिनेशन थी जो पे जो which जिसने बताया कि she knows exactly what labor is, मतलब इससे वो लेबर का पूरा चैप्टर बड़ी सही तरह पढ़ा हुआ है। इसने जो डिस्क्रिप्शन दी है, इंटरमिटेंट, इतने सेकंड, यू नो, covered the interval, frequency, nature of pain, radiation, intermittent है, colicky है, और और उसके साथ ऑब्वियसली और भी बेहतर होता है इफ शी हैड कवर्ड थिंग्स लाइक यू नो जो पेन के अदर कॉजेज हैं, बिकॉज यहाँ पर तो शी न्यू के शी इज एक्सप्लेनिंग के दिस इज बिकॉज ऑफ लेबर, दैट ऑब्वियसली लेबर इज वन ऑफ द डीडीज। ठीक है, इट्स नॉट एग्जैक्टली द डायग्नोसिस, हम हिस्ट्री में कभी भी एग्जैक्ट डायग्नोसिस की बात नहीं करते, सबसे पहले तो मोस्ट प्रोबेबल या प्रोविजनल डायग्नोसिस की बात कर देते हैं, फिर बाकी के डीडीज को रूल आउट करते हैं। बाकी का डीडी सारा आप अगर रूल आउट वहीं पे कर लेते कि यूरिन की पेन नहीं है, या कॉन्स्टिपेशन की, या गट का स्पैज्म नहीं है, बिकॉज गट का स्पैज्म भी कॉलिक ही होता है, और साथ में आप मस्कुलर पेन और वो सारी चीजें भी एक्सप्लेन कर दो यहीं पे डीडी, क्योंकि ये जो पेन एब्डोमेन है स्पेसिफिकली टू आर रीजन वो यही है कि या तो ये हमारी ऑब्सवल या गायनी की पेन है, या फिर ये गट की है, यूरिन की है, या मसल की पेन है। तो आपने अपना मेन डायग्नोसिस तो बहुत ब्यूटीफुली, मतलब इट वाज रियली गुड एंड आई लाइक इट कि ये रिकॉर्डिंग में भी आ रहा है। बिल्कुल इसी तरह प्री टर्म लेबर को एग्जाम में हिस्ट्री में बताना है कि इंटरमिटेंट, कॉलिकी, फ्रीक्वेंसी, इंटरवल, इंटेंसिटी माइल्ड था, फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ा, और रेडिएशन, ठीक है, वो सारा बताना है। लेकिन उसके साथ ही आप वहीं पे रूल आउट करो कि इट्स नॉट बिकॉज ऑफ यूरिन इन अ वे दैट इज नो बर्निंग मिक्चुरेशन, इट्स नॉट डल और उस तरह का, एंड इट्स नॉट कांस्टेंट, गट का कोई स्पैज्म नहीं है, कोई डायरिया, कोई स्टूल, कोई आईबीएस वाले सिम्टम्स उसको नहीं है, वो सारा, और इट्स नॉट रिलेटेड विद द पोस्चर, किसी भी पोस्चर में यही फ्रीक्वेंसी और इस तरीके से रहता है। तो ये लाइन ऐड हो जाए तो उसमें आपका मेन डायग्नोसिस प्लस डीडी रूल आउट हो जाता है। ठीक है, दिस इज हाउ यू एक्सप्लेन इन द हिस्ट्री। देन व्हेन यू एक्सप्लेन अबाउट द फ्लूइड, जो कि आपकी तीसरी कंप्लेन थी प्रेजेंटिंग कंप्लेन में, उसको भी बहुत अच्छा एलैबोरेट किया, बट उसमें आप, बिकॉज इट वाज इन योर माइंड एंड यू वर वेरी मच श्योर, वी वर आल्सो वेरी मच श्योर दैट यू आर टॉकिंग अबाउट लाइकर, बट अगेन में कभी भी एक डायग्नोसिस नहीं बनेगा। You talk about your provisional diagnosis, you talk about one very best diagnosis जो आपके माइंड में है, but then you have to rule out the other DDs। उस पूरी डीडी के नंबर 1 डीडी में कि पेशेंट ने लास्ट टाइम यूरिन कब पास किया था, क्योंकि सबसे ज्यादा कंफ्यूजन लीकिंग को यूरिन के साथ की जाती है कि पेशेंट का ब्लैडर फुल था और उसको इनकॉन्टिनेंस हो गई, जो कि प्रेगनेंसी में काफी फ्रीक्वेंटली हो भी सकती है, इट्स कॉमन इन प्रेगनेंसी स्पेसिफिकली इन थर्ड ट्राइमेस्टर, फॉर एग्जांपल उसको इनकॉन्टिनेंस हुई और उसने उसको एज अ लीकिंग ले लिया। तो आपने हिस्ट्री में इस चीज को रूल आउट करना है कि इट वाज नॉट अ यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, और अकॉर्डिंग टू पेशेंट हर ब्लैडर वाज ऑलरेडी एम्प्टी, या वो वॉशरूम से पहले ही हुआ ही थी, एटसेट्रा एटसेट्रा, या हर ब्लैडर रिमेन्ड फुल डिस्पाइट आफ्टर डिस्चार्ज, राइट। और फिर आप उसका, यू एक्चुअली मेंशन्ड अबाउट कलर, इचिंग, स्मेल, एवरीथिंग, बट इट्स बेटर कि जो नंबर 1 पे आता है डीपी के, कहीं वो इनकॉन्टिनेंस तो नहीं होगी थी, बिकॉज इस गश के साथ आप गश के साथ यूरिन भी आ जाएगा। ठीक है, सो आपने उसको वो करना है। उसके बाद आई डोंट नो व्हाई यू मेंशन a bit of few unnecessary things in the when you were ruling out or when you were trying to find out the cause for preterm labor or for pre-prom, उसमें I don't know why what actually made you mention about HMB। कोई भी अननेसेसरी बात नहीं करनी। इफ यू वांटेड कि आप फाइब्रोइड का जिक्र करो या फिर पता नहीं किस चीज का, तो यू शुड हैव सेड कि कोई उसके पेल्विक उसके यूट्राइन एनोमली नहीं पाएगी, एचएमडी का इससे क्या ताल्लुक है, वो प्री प्रॉम हो गया या प्री टर्म हो गया। तो वो इसी तरह कुछ चीजें आप थोड़ा तेजी में भी बोले जो कि कुछ मुझे लगा, बट एचएमडी पे मैं अड़ गई कि पता नहीं इसका प्री टर्म या प्री प्रॉम से क्या ताल्लुक।
Then in examination, you were doing it very well, but I don't know why you mentioned about JVP. JVP का preterm या pre-prom से क्या ताल्लुक है? She is not cardiac, she is not hypertensive, she is not diabetic, कोई vascular disease उसको नहीं है, कोई cardiac vascular, कोई anemia नहीं उस तरीके से बात हुई भी नहीं है, तो why are you mentioning JVP, right? मैम पेल था ना पेशेंट, पेल मैंने उसमें पेल कहा फिर पहले था, ऑल राइट, वो शायद आई मिस्ड इट जब मैं सुन रही थी या कुछ वो आवाज का हो गया था, आई डोंट नो, खैर वो फिर शायद मैंने मिस किया। तो अगर पेल था तो फिर आई थिंक यू मेंशन्ड इन द हिस्ट्री आल्सो इन डिटेल, राइट, अबाउट her anemia and all that. Ma'am, I inquired the patient, and she said that there is no complaint of lethargy, easy fatigability, difficulty performing household activities. But when I saw her labs, she had hemoglobin 8.5. क्लिनिकली आपको वो पेल लगी थी, राइट? जी मैम। चलो ठीक है, क्लिनिकली शी वाज पेल, चलो उसको आपने जस्टिफाई कर दिया, ठीक है, चलो फिर आपने जेबीपी का कर लिया, ऑल्दो शी वाज नॉट सिम्टोमेटिक, ठीक है। और जब इस तरह का सिनेरियो एग्जाम में हो कि पेशेंट की हिस्ट्री में कुछ भी नहीं है, एनीमिया फेल, और तो फिर आपने जब क्लिनिकली, बिकॉज हम जब हिस्ट्री स्टार्ट ही करते हैं तो क्लिनिकली तो हम वही देख लेते हैं कि वो फेल है, तो फिर आपने एनीमिया की वही सारी डिटेल्ड हिस्ट्री लेनी है जो हम पहले भी एनीमिया के केस में सारा डिस्कस कर चुके हैं, कि आपने उसके सिम्टम्स और फिर कॉज ऑफ एनीमिया, फिर तो आपको चलो अच्छा है कि प्रीटर्म की कॉज भी मिल रही है, ठीक है। और फिर आप ठीक है, उसके बाद आपने चलो जेवीपी, देन एग्जामिनेशन वाज अदरवाइज वेरी गुड। जो एक चीज थोड़ी सी थी, इफ यू वांट टू मेंशन इट, वैसे इसकी जरूरत नहीं है और इस चीज को ज्यादा टेंशन लेने की भी जरूरत नहीं है, वो जिसे कहते हैं ना कि बस फोकस रहो, सिंपल रहो एग्जाम में। यू डोंट नीड टू मेंशन वेयर यू फीलिंग बेबीज बटक्स, यू डोंट नीड टू मेंशन वेयर यू एग्जैक्टली फीलिंग बेबी लिम्स, यू नो, ये थोड़ी चीजें ना इरिटेटिंग भी हो जाती है कुछ एग्जामिनर्स के लिए। You just need to mention about the poles जो आपको मिल रहे हैं, pelvic pole, ठीक है, cephalic, and you can mention about the fundal height and all that. But इतना ज्यादा मेंशन करने की बटक्स किधर हैं, लिम्स किधर हैं, व्हाट इफ के वहां पर लिम्स ना हो, वहां पे बैक, बिकॉज ये abdominal examination is not meant to find out where are the limbs and where, all we need to know is कि हाँ कुछ आइडिया हमें, वो आपके जब when you are performing your examination, एग्जामिनर को पता लग जाता है कि आप क्या फील कर रहे हो, बैक को क्यों फील कर रहे हो। जब आप फीटल हार्ट के लिए अपना पहला ही फीटोस्कोप जहाँ पे रखोगे, एग्जामिनर को समझ आ जाएगी कि इसको क्या फील हो रहा है और इसने कहाँ पे सबसे पहले फीटल हार्ट सुनने की कोशिश की है। तो अगर आप, लेकिन आप अगर एग्जाम में इस तरह की बातें करोगे तो वो अजीब सी बात होती है कि अच्छा उधर लिम्स फील हो रहे थे, मुझे तो उधर फील हो रहे थे, फिर क्या, अच्छा आपको बटक्स उधर फील हो रही थी, मुझे तो उधर फील हो, मतलब वो एक अननेसेसरी टाइम वेस्ट करनी, कहते हैं ना खुद से अपने आप को रास्ते से हटा देना, ट्रैक से डी ट्रैक होने वाली बात है। तो सिंपल सिंपल एग्जामिनेशन रखो, फंडल हाइट इज देयर, इट्स अ longitudinal line with cephalic presentation, head is 5 by 5 palpable at the time of examination, no palpable contraction there, I could even feel the fetal movement, ये कितनी अच्छी बात है अगर आप करते हो, because liker was seems to be decreased, however because जब liker कम है तो you can very easily even see fetal movement on a patient's abdomen। तो अगर ये ऐड करना है तो इस तरह की बात ऐड कर लो, ना कि आप उस तरह की बातें ऐड करो जो कि आपको असल पॉइंट से, वो बात ये होगी कि जब आप बटक्स और फीटल लिम्स की बातें कर रहे हो तो एग्जामिनर ये सुनना भूल जाता है कि शायद आपने ना वो नहीं बताया, फंडल हाइट ही नहीं बताई शायद, या फिर शायद आपने प्रेजेंटिंग पार्ट ही नहीं बताया कि किधर है, या you forgot to mention about the tenderness because it's a case of leaking, so maybe you forgot to tell about tenderness और एटसेट्रा एटसेट्रा। तो जो असल चीजें हैं जिसके ऊपर आपको मार्क्स मिलने हैं वो चीजें मिस कर हो जाती हैं और अननेसेसरी बातों में आप घूमना शुरू कर देते हो। तो यू हैव टू बी वेरी वेरी फोकस्ड इन एग्जाम, राइट। So you need to know exactly कि it's a case of a pre-prom। इसके लिए आपने जब एक पेशेंट को एग्जामिन करना है, दो तीन चीजें इन एडिशन टू द बेसलाइन एब्डोमिनल एग्जामिनेशन ऑफ ऑप्स पेशेंट, क्या है बेसलाइन, फंडल हाइट, लाई, प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटिंग पार्ट, और लाइकर, एस्टिमेटेड बेबी वेट और फीटल हार्ट रेट है, ये तो एक हर मरीज में बोलना है। ये प्रीप्रॉम का केस है और प्रीटर्म लेबर का केस है, इसमें दो बातें मैंने क्या एक्स्ट्रा बोलनी है, एक टेंडरनेस पे कमेंट जरूर करना है, दूसरा मैंने इसके ऊपर कमेंट जरूर करना है कि इसका जो है पैल्पेबल कॉन्ट्रैक्शन एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन थी कि नहीं थी। क्योंकि अगर आप ये दो बातें इस पेशेंट में नहीं बोलोगे या ये एम्फोसाइज करके नहीं बोलोगे, लेट एग्जामिनर नो एग्जैक्टली कि इस मरीज में जब आप एग्जामिन करने आए हो तो ये चीजें आपकी डिसीजन मेकिंग को डिफर कर रही हैं
कि उसमें टेंडरनेस है कि नहीं है और उसकी पैल्पेबल कॉन्ट्रैक्शन है कि नहीं है। तो अगर आप ये नहीं करोगे तो आपके तो फिर यू यू आर एट, आप एक बॉर्डर लाइन पे हो पास होने के। आप पास भी हो सकते हो और आप फेल भी हो सकते हो। बट अगर आप ये चीजें मेंशन करोगे तो एग्जामिनर नोस के आपके लिए पेशेंट की मॉनिटरिंग के लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए, व्हेन यू आर एग्जामिनिंग अ पेशेंट, दीज टू थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रेजेंटिंग पार्ट वो तो हर मरीज में है ही इंपॉर्टेंट, बट in particular to pre-prom and in particular to preterm labor, yes, palpable contraction at the time of examination and any abdominal tenderness if it is present there or not. But you are not bothered to know about the fetal limbs, you are not bothered to know about the fetal buttocks, you are not bothered, you know, ये सारी चीजें नहीं है। असल बात तो ये है कि आपने टेंडरनेस देखी है कि नहीं देखी, नहीं देखी तो आई डोंट नो इफ यू कैन पास और नॉट, यू आर फिर बॉर्डर लाइन पे। और इफ यू हैव नॉट मेंशन दैट देयर वाज नो पैल्पेबल कॉन्ट्रैक्शन तो भी अल्लाह जाने, फिर आपको अपनी मैनेजमेंट और अपनी आगे के वायवे को बहुत स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। लेकिन अगर क्लियर कट पास होना है तो उसमें आपकी हिस्ट्री, ये हिस्ट्री के अंदर एग्जैक्टली पता हो कि यू नो योर पॉसिबल बेस्ट डायग्नोसिस ये है। हाउ एवर आई नो हाउ टू रीच दैट पॉसिबल बेस्ट डायग्नोसिस बाय मेकिंग अ डीडी। हिस्ट्री में आपने इस तरीके से बताना है कि ये मैंने डीडी बनाया, इसमें से यस इट्स अ प्रीटर्म लेबर बिकॉज द वे ब्यूटीफुली बीन about the pain, वो सारी description जो थी, it is this, but it could have been because of the UTI, because of the gut pain, etc., etc. Then discharge, yes, it seems to be like her, but it could be urine as well. तो वो आपने अपनी हिस्ट्री में वहाँ एग्जामिनर, वहाँ देखो जब हमारे पास आता है वो इमरजेंसी में पेशेंट लीकिंग के साथ, हम सबसे पहले उसे ये नहीं पूछते कि यूरिन कब किया था, इज इट रियली लाइक हर। जिस तरीके से वो सोख अगर होके आई है और हिस्ट्री दे रही है तो हम सबसे पहले से ही पूछते कि वाज दैट रियली लाइकर और वाज दैट यूरिन, आर यू श्योर इट वाज नॉट यूरिन, कि ये लाइकर ही था। और मोस्ट ऑफ द टाइम्स कई दफा इट कम्स आउट टू बी यूरिन, एक्चुअली पेशेंट का पैड ड्राई रहता है थ्रू आउट द स्टे इन द हॉस्पिटल और फिर लाइकर भी ठीक आता है कैन पे, और फिर वी गेट टू नो के वो तो यूरिन था। तो आपने ये दो तीन चीजें व्हिच नीड्स टू बी एडेड, अदर देन दैट मतलब सब ठीक है। जी सबीन। Ma'am, she said that when she leaked, she was sleeping at that time and she had not passed urine 5 to 6 hours back. तो अगर इस तरह की हिस्ट्री देती है तो फिर मैं उसको कैसे डिफरेंशिएट करूंगी कि it wasn't urine, it was liquor? हाँ, तो आप उसे कहो कि इसका फिर तो और भी ज्यादा हो गया ना इम्पोर्टेंट इस चीज का कि अगर उसने यूरिन पास ही नहीं किया था तो यूरिन हो तो सकता है। इफ शी सेइंग, तो आप कहोगे कि जब आपने व्हेन ऑल दिस हैपेंड उसके बाद डिड यू नीड टू गो टू द वॉशरूम टू पास यूरिन या फिर नहीं गए थे, मतलब उस तरीके से आप पूछोगे ना। और डिड इट कंटिन्यू, जब से आप एडमिट हुए हो, फॉर एग्जाम्पल एक दिन हो गया एडमिट हुए हुए या 2 दिन हो गए हैं, तो उसके बाद से यूरिन तो पास हो रहा है बट पैड सोक हो ही जा रहा है, राइट? तो यू कैन वेरी इजिली डिफरेंशिएट, ठीक है ना? इस तरीके से आप उसे पूछ लोगे। Okay, ma'am. So I should ask about the preterm labor, then उसके सारे differentials, then मुझे prom बताना था। यस, बताया आपने, एक्चुअली बहुत अच्छा बताया। मैं तो वो चीजें ऐड कर रही हूँ ताकि और ज्यादा, एक्चुअली बताया बहुत ही अच्छा है, इट वाज रियली गुड। और ये है कि इसमें ये 2-4 चीजें ऐड हो जाए तो बस और भी अच्छा हो जाएगा। ठीक है, चलो इन्वेस्टिगेशन बताओ सभी। मैम इन्वेस्टिगेशंस में ब्लड ग्रुप विद आरएच फैक्टर, कंप्लीट ब्लड काउंट विद बी डेट। पॉजिटिव मैं आपको बताती जाऊंगी, बी पॉजिटिव। हाँ, सीबीसी में हीमोग्लोबिन वही 8.2 है। और मैम टोटल ल्यूकोसाइट काउंट सीबीसी में 8.5, देन रेड ब्लड सेल इंडाइसेस एंड पेरिफेरल स्मेयर। आयरन डेफिशिएंसी वाले हैं सारे। ओके मैम, एंड टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, प्लेटलेट काउंट। 16 इसका टीएलसी है, प्लेटलेट काउंट नॉर्मल है। ओके मैम, द डेट ऑफ दिस सीबीसी। चलो लेटेस्ट ही है। ओके मैम, एनी अदर टीएलसी रिपोर्ट अवेलेबल? नहीं, अभी तो एक ही है। मैम हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन, एंटी एलसीवी एंड एंटीबॉडीज। वो नेगेटिव है। ओके मैम, मैम फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल्स। 90, सॉरी 92। ओके मैम, okay ma'am, urine detailed report for red blood cells, pus cells, bacteria, glucose and proteins. इसकी 8 to 10 फर्स्ट सेल्स हैं। Okay ma'am.
And ma'am, if any HP electrophoresis report if available. Not available. Ma'am, stool detailed report for occult blood over and cyst of worms. Not available. Okay, ma'am. Urine culture report if available. Not available. Ma'am, high vaginal swab for culture if available. Not available. And ma'am, C-reactive protein. C-reactive protein. And ma'am, per speculum findings, if any, for frank leaking, cervical changes observed. हाँ, PS की फाइंडिंग एट द टाइम ऑफ एडमिशन, चलो बता दी, उसमें लीकिंग पॉजिटिव थी. Okay, ma'am. Or ma'am, drug sheet of the patient if available. चलो, we'll talk about it. Okay, ma'am. Monitoring chart for the monitoring of pulse, temperature, uterine contraction, scar tenderness, and examination of the pads. क्या क्या मॉनिटरिंग में क्या क्या चाहिए? पल्स, टेम्परेचर और Ma'am, uterine contraction, abdominal uterine tenderness, scar tenderness, and examination of pads for amount, color, and smell of liquor. गुड. ठीक है. Ma'am, that's it about investigations. वेरी गुड. और कोई और कुछ ऐड करेगा? अल्ट्रासाउंड मांगा है आपने? Oh, ma'am, sorry, scans में हमेशा भूल जाती हूँ. है. Ma'am, dating scan भूल for जाती हूँ, कमाल है. स्कैन तो हमारी बेसिक इन्वेस्टिगेशन है. जी मैम. मैम, dating scan, anomaly scan, and recent scan. ठीक है. रीसेंट स्कैन में क्या चाहिए? Ma'am, for fetal biometry, live presentation, and viability, amount of liquor, and placental localization. ठीक है. और बस ठीक है. और किसी ने कुछ और ऐड करना है इन्वेस्टिगेशंस में? कोई भी नहीं कुछ ऐड कर. ठीक थी. गुड, वेरी गुड. बहुत ही अच्छी आपने इन्वेस्टिगेशंस मांगी हैं. इसमें मैं आई थिंक कुछ भी और नहीं ऐड कर सकती. बिल्कुल ठीक है. एक्चुअली जब भी जो देखो, ये जो अल्ट्रासाउंड होता है ना, ये हमारा मेन चीज है. ये इसी के ऊपर, मतलब ये वो चीज है कि जो आपने इतनी अच्छी, अगर एग्जामिनर ने आपसे कह दिया ना कि आपने क्या देखना है रिसेंट स्कैन पे, कि हैव टू, आपने इतनी तेजी से जवाब नहीं देना. वो नहीं, आपने प्रॉपर, यू हैव टू स्टार्ट. अगर यू स्टार्टिंग विद फीटस, यू हैव टू से सिंगल है, मल्टीपल प्रेगनेंसी है, या सिंगल है. यू कैनॉट बी, वी डोंट नो कि ये एक बेबी अंदर के दो है, क्या पता कोई एक छोटा मोटा ट्विन शुरू वाला पड़ा हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, या कोई IUGR वाला ट्विन पड़ा हो और एक और हो. सो यू हैव टू अबाउट, नीड टू नो अबाउट द नंबर ऑफ fetuses which are there. Then you need to exactly, आपने पूरा सारा बोला है about the biometry, BPD, femur length, fetal cardiac activity, and then you have to know if possible if fetal breast, fetal normally seen or not, recent scan पे भी, estimated baby weight. Then you come to the placenta because it's previous one, exactly placental localization. और उसके बाद, because it's not a case of IUGR, so you don't really need to know about the doctor or any calcification or any other changes in the placenta, but इसको, then you come to the amount of liquor. और yes, you need to ask about the fetal movements also. आपको ये बातें एक एक चीजें पूछनी है, because this is exactly what we need to know. आपने इतनी तेजी से दो चार लफ्जों में अल्ट्रासाउंड बोल दिया कि मुझे लगा कि अल्ट्रासाउंड, शायद कार्डियोलॉजिस्ट भी यही बोलता, यही जवाब देता मेरे सवाल का, जो कि गायनेकोलॉजिस्ट को मैंने पूछा तो उसने मुझसे कहा, जब मैंने कहा कि व्हाट डू यू वांट टू सी इन द रीसेंट अल्ट्रासाउंड, तो जो जवाब आपने दिया शायद किसी भी और फील्ड का डॉक्टर होता वो भी यही बात करता है कि अबाउट द फीटल बायोमेट्री, वायबिलिटी, एंड अमाउंट ऑफ लाइकर इन प्लेसेंटा. नो, you don't need to know that. You need to know about the estimated baby weight. You need to know about the number of fetuses, fetal heart activity. You need to know about the female and biophysics, क्या कहते हैं, BPD. You need to know exactly about the fetal movements. This is what we need to know, right? And you need to know exactly about the placental localization. If it's anterior, you need to know exactly कि वो किस level पे आके end हो रहा है, because anterior placenta with previous one can have increta as well.
मतलब that's all you need to know. It's not just about the fetus placenta and liquor that you need to know. ठीक है, तो अपना इस चीज को जो सही बात, जो सीरियस चीज है उसको पूरा डिटेल में पूछना. फाइन, ठीक हो गया. अच्छा चलो, बाकी अदर देन दैट आई थिंक इट वाज गुड. आई डोंट नो इफ यू आस्क फॉर हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस, आर यू रियली एक्सपेक्टिंग कि थैलेसीमिया की पेशेंट आफ्टर वन प्रेगनेंसी, चलो ठीक है, अगर कर है तो चलो. देन बाकी बिल्कुल ठीक है. एंड देन अगेन, जब आपने रिसेंट स्कैन मांगे एंड पेशेंट इज देयर विद लेबर पेन्स, एज योर हिस्ट्री टोल्ड अस, इट्स इंटरमिटेंट रेगुलर पेन्स जिसको आ रही है, probably वो लेटेंट फेज ऑफ लेबर में शायद है, तो यू नीड टू नो अबाउट द स्कार थिकनेस एज वेल. तो ये सारी कुछ बातें हैं जिनको बिल्कुल बहुत ज्यादा ध्यान रखना है. बट इट वॉज रियली गुड. जो अच्छी चीजें इन्होंने बहुत सारी मांगी, ड्रग ये मॉनिटरिंग चार्ट बहुत अच्छा मांगा. और उसके अलावा इन्होंने जो है सीरियल टीएलसी मांगे इमीडिएटली व्हेन आई टोल्ड हर अ बिट हाई वैल्यू और टीएलसी, तो इन्होंने मेरे से सीरियल टीएलसी वैल्यूज मांगी विच वाज रियली गुड. तो और पीएस स्पेकुलम, आपने जब भी प्री प्रॉम का केस प्रेजेंट करोगे, आपने खाली स्पेकुलम एग्जामिनेशन फाइंडिंग्स नहीं बोलनी, आपने बोलना स्टरलाइज स्पेकुलम एग्जामिनेशन फाइंडिंग. बिकॉज गायनी के अंदर एक दो ही मौके हैं जब हम स्टरलाइज्ड स्पेशली मांगेंगे या यूज करेंगे, और उसमें से प्री प्रॉम एक है केस उसमें होगा. तो इट वाज गुड. और आई थिंक और किसी ने कुछ ऐड करना है तो बता दें. Ma'am, I have a question. We say that the urine DR's positive predictive value for detecting infection is too low. That's why we used to get done with the culture. तो मैम, अगर इसमें आप मुझे पल्सेस ना भी देती तो भी मैं कल्चर मांग सकती थी? नहीं, डोंट नीड टू. कल्चर इज एन एक्सपेंसिव इन्वेस्टिगेशन. सेकेंडरी, कल्चर की इंपॉर्टेंस क्या है? देखो, अगर यूरिन कंप्लीट एग्जामिनेशन के अंदर एक दफा पसल्स आ जाते हैं, एम्पेरिकली वी आर देयर टू स्टार्ट ऑफ एम्पेरिकल ट्रीटमेंट. कल्चर की रिपोर्ट आनी है 72 आवर्स के बाद. व्हाई यू गेटिंग कल्चर दैट, फॉर गॉड सेक? नो, कल्चर इज टू बी डन ओनली इन केस वी गेट द पसल्स. डोंट गो इनटू द डिटेल्स ऑफ सेंसिटिविटी एटसेट्रा एटसेट्रा. ठीक है, sensitivity is low. It's even, I think, less than 50%. It's hardly 20% or so for the urine complete examination. But अगर उसके अंदर पसल्स नहीं आए, don't go ahead with the culture sensitivity. एक एक्सपेंसिव, देर इतनी लगती है, कल्चर बॉटल मंगाना भी पड़ता है, उसके अलावा सैंपल कलेक्शन का और फिर भेजना था, लैब के कितने रिसोर्सेज यूज हो जाते हैं उसके अंदर. एम्पेरिकल ट्रीटमेंट से तब तक मरीज वैसे ठीक हो जाता है. So yes, if she's having such a examination, you get culture sensitivity done. Otherwise नहीं. ठीक है. मैम, मुझे क्वेश्चन पूछना था कि ये पेशेंट में स्कार थिकनेस मांगेंगे? लेबर पेन है तो हम क्लिनिकली अगर उसे देखें, उसे अनयूजुअल पेन के बारे में पूछें, क्योंकि नॉर्मली तो हम स्कार थिकनेस कराते नहीं. मांगेंगे. If patient is there with previous cesarean section and she is having preterm labor, or even if she is having like labor pains उसको आ रही हैं और इसका अल्ट्रासाउंड होने जा रहा है, तो there is no harm in getting the scar thickness done. What if I say, किसने सवाल पूछा? ये मेरा ख्याल है, हाँ सना है ना, एस लिखा हुआ है. ओके. If I say that the same patient is there and she's having labor pains and the scar thickness comes out to be 4 mm, क्या करोगे? इट्स नॉर्मल 4 mm. फिर और क्या फिर करोगे? scar thickness is normal, it means there's less chances for rupture. So इस पे तो मैडम पहले तो हम पेशेंट को टोकोलिसिस ही देंगे ना फॉर दिस कंडीशन. नहीं, चलो टर्म का पेशेंट है, 38 वीक्स पे है, और उसकी स्कार नॉर्मल ट्रायल. यस, नहीं, नॉर्मल नॉर्मल ट्रायल ट्रायल है. ना. आप ये जवाब दोगे कि सिंगल रीडिंग ऑफ स्कार, ओनली स्कार थिकनेस इज नॉट जस्ट अ क्राइटेरिया which is guiding me for making any decision. I am not going to make any decision on a single criteria which is scar tenderness or scar thickness. It's a whole clinical scenario which is in जिसमें scar thickness measurement is part of that scenario. उसके अंदर पेशेंट की पल्स इंपॉर्टेंट है, उसके अंदर पेशेंट का पीए इंपॉर्टेंट है, उसके अंदर पेशेंट की स्कार टेंडरनेस की क्लिनिकल एग्जामिनेशन इंपॉर्टेंट है, एंड मे बी फोर्थ एंटिटी इज द स्कार थिकनेस एंड अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट. अगर स्कार थिकनेस मेरे पास 2 mm आ जाती है, बट हर पल्स इज गोइंग फाइन, हर there is no scar tenderness present, there is the abdominal labor pains are going fine, etc., then only scar thickness is not just one criteria. मैं उस पर कुछ कर दूं, हाँ, I'll be more vigilant, but just scar thickness 2 mm does not mean that I'm not going to give her any trial, yeah, I'm not going to prolong the pregnancy, etc., etc.
हाँ, it's one of the criteria of the whole scenario which matters actually. ठीक है ना? ओके मैम, जी जी, थैंक तो आपने स्कार थिकनेस, स्कार टेंडरनेस या स्कार थिकनेस से रिलेटेड जवाब ये देना है कि ये एक पूरा सिनेरियो है जिसमें मैटरनल पल्स इंपॉर्टेंट है, जिसमें उसकी नोट और फीटल हार्ट रेट भी इंपॉर्टेंट है, बट यस मैटरनल पल्स, एब्डोमिनल एग्जामिनेशन, हर स्कार टेंडरनेस एंड स्कार थिकनेस इज इंपॉर्टेंट, राइट? तो आपने उस तरीके से जवाब देना। सो इट वाज गुड। यू। ठीक है। लेकिन मैडम हम इस सिनेरियो में इसको स्कार थिकनेस को कैसे जस्टिफाई करेंगे, तो ये बता दें। We will मतलब more vigilant. We will be more vigilant. Ultrasound होने जा रहा है. She is previous one. Having labor pains, we'll be more vigilant. In a way, अगर scar thickness कम आ जाती है तो we will be more vigilant. हम उसकी scar tenderness और pulse जरा pulse तो हम वैसे ही लेंगे प्री पंप के लिए, scar tenderness भी चेक करते रहेंगे। ठीक है? मैडम ये पेशेंट 30 वीक्स पे नहीं है, हाँ 30 वीक्स पे। तो मैडम ठीक। हम इसका बिशप स्कोर नहीं मांगेंगे? प्रीवियस वन है, अगर वो उसको प्रीटर्म लेबर पेन्स आ रही हैं तो बिशप भी तो वो मांगना सारी तो चाहिए। अभी हमने बात करनी है, वो मैंने भी आके मैनेजमेंट में से भी इनसे पूछना सारा। चलो ठीक है सबीना, आके मैनेजमेंट करते हैं। First, obviously, I would like to know about the cause. What do you think is a possible cause of preterm labor or pre-prom in your patient, Sabine? डॉक्टर आप प्लीज आप सब माइक्स ऑफ कर दें अपने। हाँ माइक्स ऑफ कर दो, बड़ी डिस्टरबेंस हो रही है। Oops, मैंने क्या कर दिया? हाँ सॉरी। Ma'am, in my opinion, the cause of preterm labor in my patient is urinary tract infection. बोलते तो सबीन। Ma'am, in my opinion, only the only cause is urinary tract infection. What do you think about anemia? Does anemia cause preterm? Ma'am, anemia can lead to yes, anemia can cause infections and low immunity leading to infections, and hence it can lead to preterm labor. Other Yes. than low immunity and infection, anemia can otherwise also lead to preterm labor. A patient who is not having Subacute urine and only hypoxia. anemia, yes. A patient who is not having, अगर इसका urine complete बिल्कुल ठीक होता, but she is having anemia, even then she can have preterm labor. Anemia is a very important cause of preterm labor. Sabine, Okay, ma'am. ठीक है? So इसके अंदर दो causes बड़ी clear मिली हैं. एक यूटिया, which is again don't call it like just यूटिया. It's an asymptomatic bacteriuria. आपने पेशेंट के अंदर हिस्ट्री में पूछने की कोशिश की थी, she didn't have any urinary complaints, और हाँ anemia is there. So this is possible cause. ठीक है. अच्छा फिर अब आप इसकी मैनेजमेंट बता दो सबीन हमें. How will you manage her further? Ma'am, prior to starting my management, I will complete all my missing investigations, including the urine culture report, high-vaginal swab for culture, and You'll C-reactive get the protein culture report levels. after 3 days, so you're not going to manage her for the next 3 days. Ma'am, I will send all these investigations and will start on with the treatment. Okay, good. And madam, also I will send her HB electrophoresis and stool DR for occult blood and ova cyst of ova and cyst of worms. And then, ma'am, I will counsel my patient about the diagnosis that she is at 30 weeks Sorry, of एक gestation. मिनट सबीन, ठीक कह रहे हो। तो एचबी इलेक्ट्रोफोरेसिस होगा, वो स्टूल वगैरह वाला बात, तो सीरम फेरेटिन या फेरेटिन ही करा लो उससे पहले। मैम आपने कहा ना कि सारे आयरन डेफिशिएंसी वाले हैं। अच्छा सो यू थॉट के ओके फाइन, चलो ठीक है, हाँ मैंने कहा था ठीक, कंसिडर किया कि फेरेटिन मैंने बता दिया, और ठीक है ठीक है। Okay, ma'am. Then I will counsel my patient about the diagnosis that she is at 30 weeks of gestational amenorrhea with preterm and preterm labor pains and preterm rupture of membranes. I will tell her about the fetal and maternal complications associated with the conditions. And fetal complications include preterm labor and meconium staining of Leica, intrauterine fetal demise, low birth weight, and neonatal respiratory distress syndrome, intraventricular hemorrhage, neonatal death, and neonatal infections and cerebral palsy and stunted growth. And regarding the maternal complications, it carries anxiety and psychological issues, chorioamnionitis, and postpartum hemorrhage, the risk of preterm labor in the next pregnancies also. I will tell her about the need of hospitalization, need of medication. एक मिनट है जो सबीन, इतनी सारी कॉम्प्लिकेशन मदर और फीटर से रिलेटेड बोल दी, बिल्कुल नहीं मुझे पसंद आया ये पूरी स्टेटमेंट आपकी। व्हाट डू यू मीन बाय एस्पिरेशन इन दिस बेबी?
What do you mean by PPH in this mother? मतलब ठीक है, patient is previous one, but do you really think you need to mention about PPH here? I mean, I don't know. Instead of that, you could have mentioned uterine rupture or maybe something else. But ये जब आपने बातें बोली है ना तेजी से, अननेसेसरी बातें बोली जिसकी वजह से मैंने अच्छी बातें मिस कर दी, और हुआ ये कि जो अननेसेसरी बातें हैं ना मेरे माइंड में सिर्फ वही रह गई। अब आई फॉरगॉट कि आपने प्री टर्म में मॉर्बिडिटी बच्चे की बड़ी अच्छी बोली, इंट्राक्रेनियल हेमरेज एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बात तो वो करनी भी चाहिए थी, लेकिन आपने अननेसेसरी इतने सारे मॉर्बिडिटीज बोल दी बिकॉज, तो सिर्फ 11 मिनट है उस एग्जामिनर के पास जिसने मैनेज कराना है आपसे मरीज, उसमें अब होगा ये कि बात स्टार्ट हो जाएगी कि व्हाट डू यू मीन बाय मेकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम, वो किस में होता है, उसकी बाद में कैसे मैनेज करेंगे एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिर जब आपने मदर की, आई डोंट नो व्हाई, मतलब उसकी कोई जरूरत नहीं है, बी वेरी वेरी फोकस्ड, आपने वो बात करनी है जो आपको सुनाना चाहते हो, आपने वो बहुत सारी बातें हैं वो इधर उधर की। यस, कोरियम निनाइटिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बट मैं तो सोचती रह गई कि पीपीएच का कुछ जिक्र आया है। जो चीजें इंपॉर्टेंट है और आपने सीक्वेंस के हिसाब से बोलनी है, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो पहले बोलनी है। बेशक अनइम्पोर्टेंट और रेयर थिंग्स में बी यस यू कैन समहाउ से कि पीपीएच की किसी ना किसी तरह से वजह निकाल सकते हैं, दूर दूर बिकॉज अनीमिया है तो चलो, बट वो अगर बोल रहे हैं तो एंड पे। बट इसमें जो ज्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट बातें हैं, जिसके लिए आपने पूरी मॉनिटरिंग करनी है, जिसके लिए इतनी अच्छी आपने इन्वेस्टिगेशन सारी मांगी, वो है कोरियो, मतलब इस तरह की चीजें, ना कि आपका बहुत सारी है। सो हमेशा फोकस्ड आपने कम से कम हर टॉपिक से अभी टाइम है मेरा ख्याल है, अब अगर आप लोग सेकंड बैच वाले हो तो मेरा ख्याल है जून में वाले, हर टॉपिक में पहले टॉपिक्स की लिस्ट बनानी है, हर टॉपिक से रिलेटेड तीन तीन बस, 3 मैटरनल मॉर्बिडिटी, 3 मैटरनल फीटल मॉर्बिडिटी। आई विल, अब आपके सामने वो मरीज, वो कपल बैठा है, आपने उसे फीटस की कुछ 18 आपने मॉर्बिडिटीज बता दी हैं, जिसमें से उसने पिक 4 की हैं और जो पिक करनी चाहिए थी वो पिक ही नहीं की। फिर आपने मदर से रिलेटेड जो कॉम्प्लिकेशंस बताई हैं उसमें यू डोंट नीड टू टेल 100 कॉम्प्लिकेशंस रिलेटेड टू दैट डिजीज फॉर द पेशेंट, आपने उसको मेन बतानी है जो वो हजम भी कर ले, ठीक है ना। तो बी वेरी वेरी फोकस्ड, वहां पर ये नहीं है कि आपने एग्जामिनर को अपना नॉलेज दिखाना है, आपके सामने वो मरीज बैठा है और एग्जामिनर ये सुन रहा है कि आपने उस मरीज से बात क्या करनी है। आई विल काउंसल काउंसल माय पेशेंट, सॉरी आवाज आ रही है, मुझे लगा कुछ बटन प्रेस। आपने काउंसल बोला है तो वहीं से ही बात शुरू हो गई है कि आप के ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है आपकी पहली स्टेज, जिसे मैंने कहा प्रेजेंटिंग कंप्लेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब एग्जाम में प्रेजेंटिंग कंप्लेंट बोलो, फैसला वहीं हो जाता है कि अगला जो पूरा घंटा एग्जामिनर के साथ आपको गुजरना है वो किस चीज के बारे में गुजरना है। और जब आप काउंसलिंग से बात शुरू करते हो, पहली लाइन मैनेजमेंट की, फैसला वहीं हो जाता है कि आपका पेशेंट के साथ क्या कम्युनिकेशन है, दैट इज इट, ठीक है। सो आई विल काउंसल द कपल रिगार्डिंग द डायग्नोसिस दैट शी इज हैविंग 30 weeks of gestation, which is a preterm condition, or associated risk for the baby is prolonged nursery stay after delivery, morbidity ये है, और 3 उसकी बातें बोलो जो मेन हम चाहते हैं कि उस कपल को पता हो कि उसके बेबी को क्या पॉसिबिलिटीज है। आरडीएस की सबसे बड़ी, जो उसके लंग्स कमजोर रह जाएंगे, नर्सरी का स्टे ज्यादा होगा उसका बच्चे का, मीनवाइल ड्यूरिंग नर्सरी स्टे यस बेबी कैन कैच एनी इन्फेक्शन जिससे मजीद मॉर्बिडिटी बढ़ जाएगी, हाँ बिकॉज ऑफ प्रीटर्म दैट बेबी कैन हैव whatever intracranial hemorrhage, और वो सारी, वो आपने अच्छी बातें की, वो सारा बोल। And for mother, number 1 is that I want to keep her prevented from chorioamnionitis. She is previous one with labor pains. She can end up in cesarean section. Number 1, number 2, she can end up in a rupture uterus. ये बातें हैं जो वो, I don't know what else, कोई जरूरत नहीं है। अच्छा अब बोलो दोबारा से भी, चलो। Ma'am, we tell her about the fetal complications like cerebral palsy, intraventricular hemorrhage, and respiratory Not distress. cerebral palsy. Do you think that you need to mention about cerebral palsy सबसे on the number 1 position के साथ? No, it's a preterm child. Baby will have to stay more in the nursery. सबसे पहले तो ये बताओ why, because baby will have premature lungs. जिस चीज का इंसिडेंस ज्यादा है वो सबसे पहले बोलो, पता चले कि आपने प्रीटर्म बच्चे देखे हैं, ठीक है ना। हम ये तो नहीं कहते किसी का प्रीटर्म बेबी सेरेब्रल पाल्सी हो ही ना उसको, वो बच्चा अच्छा भला पैदा हो जाए, वो आरडीएस से वो बैठा हो नर्सरी में, पेरेंट्स हर डॉक्टर से जाके ये पूछते रहे कि उसको बच्चे को सेरेब्रल पाल्सी तो नहीं है, बच्चे को यू नो यू यू हैव टू बी वेरी क्लियर इन व्हाट यू आर सेइंग।
ये हर चीज पूरी किताब डाल दोगे पास नहीं हो सकते। वाइवे का तो मतलब ही है theory, किताब डाल दी, टॉक्स में आप अपनी किताब और नॉलेज बता के आ सकते हो। वाइवा इज ओनली जस्ट टू सी कि आप कितना डील कर रहे हो, कितने प्री टर्म आपने देखे हैं, बहुत सारे देख लिए। आपको भी पता है कि सबसे ज्यादा क्या होता है कि ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, या वेंट पे जाते हैं बच्चे, ट्यूब जलती है। बेबीज की लंग मेच्योरिटी में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होता है, डिस्पाइट दे गेट द डेक्सा कवर, दे इवन देन। तो आप सबसे पहले उसी से शुरू करो ना बात को, ठीक है। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पेशेंट के जो कपल है उसके माइंड में, कि आप उसको कह दो सेरेब्रल पाल्सी हो रही है, उधर बच्चे को वेंट पे डाल रहे हैं, लंग्स के लिए पीडियाट्रिशियन काउंसिल कर रहा है, वो एक ही बात पूछते रहते हैं, कहीं दिमाग का तो नहीं मसला बच्चे का, कि सेरेब्रल पाल्सी तो नहीं, मतलब तो यू हैव टू बी वेरी क्लियर इन व्हाट यू आर टेलिंग द कपल। चलो बताओ। Okay, ma'am. Then I will indicate that the baby would be at risk of respiratory distress syndrome, and ओके, baby would be of low birth weight and at risk of infections and the need of prolonged neonatal ICU admission. ठीक है। और फिर आपके मे बी लेटर ऑन उसके माइलस्टोन्स ब्रेन से रिलेटेड या वो सारी चीजें, ठीक है। आगे अब सारा बात बोलो जैसे पहले बोल रहे थे। Okay, ma'am. As my patient is already admitted, I will keep her admitted, and I will tell her about the need of prolonged hospitalization, fetal-maternal surveillance until any complication arises. As my aim of management is to prolong the pregnancy as much as possible, as every day gained in utero increases the neonatal survival. हम्म, And meanwhile, I will tell the need of correction of anemia by blood transfusion due to the risk of preterm delivery and hence the risk of neonatal ICU admission. Ma'am, I will educate my patient to maintain the hygiene and will give her a sterile pad to apply and educate her to save the pads and report to the doctor in case of any smell or change in color of the discharge. And I will tell her to take the rest and avoid excessive mobility to prevent further leaking. And ma'am, I will tell her to take diet rich in iron like meat, spinach, apples, and dates. And I will manage the patient in a setup in having the availability of obstetrician, anesthetist, neonatologist, operation theater, and neonatal ICU care facilities. हम्म, Ma'am, I will cross-match and arrange and transfuse 1 unit of Paxil of blood under cover of injection Lasix because my patient is at risk of preterm labor at any time and I want to optimize on her hemoglobin. I will deworm my patient also by giving her tablet mebendazole 100 नहीं बस milligram. ठीक है, अच्छा बोल रहा है। नो यू नो एग्जैक्टली द मैनेजमेंट, लेकिन यू आर नॉट ऑर्गेनाइज्ड। आपने कभी एनीमिया की बात करते हो, कभी पीटम की बात करते हो, कभी नर्सरी की बात करते हो। यू हैव टू बी वेरी वेरी मच ऑर्गेनाइज्ड इस केस में। ये बात नहीं है कि पहले ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर ली, डीवर्म करना आपको एंड पे आके याद आ रहा है। दिस इज नथिंग, इट्स नॉनसेंस। वेरी फ्रेंकली मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा कि आपने शुरू में एनीमिया में ब्लड लगा दिया, फिर लाइनों के बाद कहीं जाके आपको आधे घंटे बाद याद आया कि मैं उसे डीवर्म करूं, फिर आपको याद आ रहा है, फिर आपने नर्सरी की भी बात कर दी है, फिर उसके बाद आपको कुछ, फिर अब आपको एंड पे जाके याद आएगा कि मैं रिकन्फर्म करूं कि उसे डेक्सा कवर। इस तरह से तो बिल्कुल मैनेजमेंट एग्जाम में पास होना बनता ही नहीं। वेरी फ्रेंकली यहाँ पर आके सारी आपकी हिस्ट्री एग्जामिनेशन, आई हैव टू बी वेरी वेरी सॉरी, आई एम वेरी ब्लंट, बट इट्स नॉट लाइक दिस। यू हैव टू, आई नो बिकॉज आपके जवाब से पता चल रहा है यू हैव बीन मैनेजिंग इट, मैनेजिंग सच पेशेंट्स वेरी वेल। आपको एग्जैक्टली पता है कि आपने नीनिया को ट्रीट करना, बिकॉज शी कैन डिलीवर एनी टाइम। आपको एग्जैक्टली पता है कि आपने मॉनिटरिंग कैसे करनी है, बट आपको ना जवाब देने का वो ऑर्गेनाइज करना नहीं आता। क्या आपने किस तरह, ये बात इस तरह थोड़ी चलेगी, ये कोई इमेच्योर एग्जाम थोड़ी हो रहा है। आप एक कंसल्टेंट के सामने बैठे हुए हो और आप खुद भी इंशाल्लाह बस अबाउट टू बी अ कंसल्टेंट हो कुछ टाइम में, और यू आर टॉकिंग द वे कि उधर ब्लड लगाया है, उधर नर्सरी की भी बातें हो गई। अच्छा ये सारी बातें होके फैसला अब हो रहा है कि पेशेंट को डिलीवर कहाँ करना है। फिर ब्लड क्यों लगा? पहले ही फैसला करो ना कि डिलीवर उसको किस हॉस्पिटल में होना चाहिए, जिधर कौन सी फैसिलिटीज हो। तो इट्स नॉट लाइक दैट। पॉइंट्स बहुत अच्छे हैं बट वेरी बैडली ऑर्गेनाइज, इतने बैडली ऑर्गेनाइज कि अगला बंदा हैरान हो जाए। नॉट लाइक दिस, यू हैव टू बी वेरी क्लियर। इफ यू आर काउंसलिंग अ पेशेंट, यस आई विल काउंसिल द पेशेंट, जिस तरह आपने बताया ये मॉर्बिडिटी रिगार्डिंग फीटस एंड रिगार्डिंग मदर, एंड इट्स अ प्रीटर्म। प्रीटर्म में आपके केस में तो खैर पेशेंट को लेबर पेन आ रही थी, राइट। इफ पेशेंट इज देयर विद प्रीप्रॉम एंड लेबर पेन, बात तो वहीं खत्म हो गई ना। फिर आप कहोगे कि मैं तो उसकी लेबर पेन मॉनिटरिंग करूंगी, तो अगर वो लेबर पेन, आई वुड लाइक टू नो हर बिशप, राइट। एंड इफ शी इज हैविंग लीकिंग पॉजिटिव, तो फिर पॉजिटिव लीकिंग वाले के अंदर तो हम उसको फिर आगे डिलीवरी प्लान नहीं करेंगे ना, उसको टोकोलिसिस विद लीकिंग तो है ही नहीं,
ठीक है, एक्सेप्ट कि आपने उसको टॉक्सिकोलिसिस विद लीकिंग इज अ वेरी कंट्रोवर्शियल इशू। वो तो सिर्फ उस वक्त होता है कि या तो आपने बहुत ही अर्ली टाइम एंड यू वांट टू डू डेक्सा कवर इन एनी केस, इफ यू वांट टू शिफ्ट द पेशेंट इन यूट्रो के कहीं बेटर टर्शरी केयर में शिफ्ट हो। अदरवाइज वैसे तो लीकिंग के अंदर देयर इज नो पॉइंट कि TLC 16 है, लीकिंग हुई भी है, पेन्स आ रही हैं एंड यू आर डूइंग टॉक्सिकोलिसिस और पता नहीं क्या क्या। तो यू हैव टू बी वेरी क्लियर। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसको इस तरीके से मैनेज करें कि शी नॉट हैविंग पेन्स, राइट, तो उससे में आपने यस यू विल काउंसिल द कपल। उसके बाद नंबर 2 के फर्स्ट यू जस्ट नीड टू, आपने एक अपना पूरा माइंड का मैप बताना है। आपने आपने कहना एम ऑफ मैनेजमेंट, आपकी एम ऑफ मैनेजमेंट क्या है? यस, काउंसलिंग पेशेंट एंड कपल शुड बी वेरी मच क्लियर अबाउट द पॉसिबल कॉम्प्लिकेशंस। कल को कुछ हो तो उन्हें एग्जैक्टली आइडिया हो कि आपने बताया था कि इट्स अ केस ऑफ अ प्रीटर्म लेबर। Number 2, yes, where the patient should be kept. Patient should be kept in a better tertiary care setup. क्यों? क्योंकि she will need, yes, no, obstetrician तो हर अस्पताल में से मिलेगा, anesthetist भी मिलेगा. What she needs is a good nursery. What do you mean by good nursery? What do you mean by good neonatal care? By neonatal care, you need to know exactly what you're doing. आप बात कर रहे हो उसमें आपको एग्जैक्टली बताना चाहिए कि बेबी की रिससिटेशन फैसिलिटीज हो, उसका इंक्यूबेशन हो, फीडिंग हो, टेम्परेचर कंट्रोल हो. This is a good nursery, right? So you just cannot just talk about it. ये तो कोई भी आके बोलेगा ना, वो तो पेशेंट को खुद भी पता है कि उसने क्या, बट what you as an obstetrician आपकी क्या एम है कि this patient should be kept where she can get, yes, she will have an obstetrician anesthetist everywhere, but what she needs is a good nursery. What do you mean by good nursery? Where baby resuscitation facilities are there, where baby good temperature control is there, where feeding facilities are there, where infection control or where the temperature control is there for the baby, right? So that's a good nursery. So she should be kept there. Then I would like to review if the DEXA cover has been completed or not. Otherwise, yes, I will give her DEXA cover, right? उसके बाद I will treat her anemia and UTI. ठीक है, how will you treat? Yes, it was very well said कि I will give her blood transfusion. Why? Number 1, because anemia is caused from labor. Maybe anemia is the cause of. Number 2, she can deliver anytime, right? So her hemoglobin should be kept up till 10 at least, or if not, at least 2 या 3 blood in hand हो या donor cross match available हो, और एक तो मैं भी लगा दूंगी. उसके बाद यूटीआई ट्रीट कर लेना. और उसके बाद आई वुड लाइक, एज शी इज नॉट हैविंग लेबर पेन्स, हमने पहले ये सिनेरियो किया ना कि इज नॉट हैविंग लेबर पेन्स, तो आई विल ट्राई टू प्रोलॉन्ग प्रेगनेंसी अप टिल वट एवर, वो हम अभी डिसाइड करते हैं कि टाइम और मोड ऑफ डिलीवरी का क्या हिसाब किताब है. उसके बाद आप कहोगे कि नाउ हाउ, अब उसे आपने किस तरह आगे तक लेके जाना है, यानी कि वो आपको प्लान ऑफ मैनेजमेंट. अभी तो एम हमने एक पूरा मैप करके बता दिया कि ये मेरा प्लान क्या है. आई विल कीप हर इन द हॉस्पिटल, शी इज हैविंग लीकिंग, शी इज प्रीवियस वन, उसकी मॉनिटरिंग. अब जस्ट डोंट नीड टू से कि आई विल जस्ट डू मॉनिटरिंग. व्हाट मॉनिटरिंग यू आर गोइंग टू डू? आई विल विजिट पेशेंट 3 times डे. इन एवरी विजिट आई विल आस्क हर हिस्ट्री में क्या बातें पूछूंगी, लेबर पेन्स का पूछूंगी, मैं उससे पूछूंगी उसे ब्लीडिंग तो नहीं हुई, उसके फीकल मूवमेंट कैसी है, ठीक है. वाइटल्स में आपने पूरी हिस्ट्री वो नहीं बोलनी, ये 3-4 चीजें मैंने हर विजिट पे उससे पूछना है. उसके बाद मैंने उसका एग्जामिनेशन में क्या 4 बातें पता करनी है. उसकी पल्स देखूंगी, उसका फीवर देखूंगी, उसकी एब्डोमिनल टेंडरनेस देखूंगी, उसकी लेबर पेन्स देखूंगी और उसका पैड चेक करूंगी, ठीक है ना. उसके पैड में लाइकर और कलर और वो सारा आ जाएगा, ठीक है. ये एग्जामिनेशन. इन्वेस्टिगेशंस में उसकी मैं हर कितने दिन के बाद मैंने TLC, CRP और वो सारा कुछ रिपीट कराना, ठीक है, और अल्ट्रासाउंड या बायोफिजिकल या वो सब. एंड यस, आई वुड लाइक टू रिव्यू हर फीटल किक काउंट चार्ट एंड हर CTG अगर आपने 1 a day करानी है, 2 a day एंड फीटल किक काउंट चार्ट BD में मैं उसका देखूंगी, बट 3 times a day तो मैं खुद विजिट करूंगी. मॉनिटरिंग उसकी कैसे हो रही है वो आप देख लो, टेम्परेचर की आपने TDS में करानी है मॉनिटरिंग या जिस तरह भी आप करा रहे हो, ठीक है. ये मॉनिटरिंग. एंड विद दिस आई विल टेक हर टू whatever gestational age, up to 37 तक भी है, it's beyond 34 now, if everything is going good, तो मैं इसको लेके जाऊंगी और फिर इस तरीके से और यूं चलेगा, ठीक है, अगर और कुछ डेवलप नहीं होता. तो दिस इज हाउ यू विल आंसर. इस तरह से थोड़ी कि आइम बाय शाइम, नो, नॉट एट ऑल लाइक दैट, ठीक है. तो इसको पूरा ऑर्गेनाइज करके बोलना ताकि कोई चीज ना मिस हो जाए. और वेरी फ्रैंकली एक चीज के पीछे नहीं लग जाना, जैसे कि एनीमिया या ब्लड ट्रांसफ्यूजन या वो चीजें. आपका केस है प्रीटर्म और प्रीट्रॉम का,
तो उसके अंदर आपको वो करने की जरूरत नहीं होती कि यू नीड टू फोकस मोर ऑन दैट। आपने इस पे नहीं अगर आप सिर्फ एनीमिया के पीछे लग जाओगे तो केस पूरा बदल जाएगा, एनीमिया की तरफ चला जाएगा। आपने तो अपने पेशेंट को ट्रीट करके ठीक तरह भेजना है। अच्छा, अगर दूसरी चीज जैसे कि ये पेशेंट थी लेबर पेन्स में, तो डेफिनेटली यस यू विल मॉनिटर लेबर पेन्स इफ शी इज इन लेबर। तो फिर आप और लीकिंग हुई हुई है तो टोकोलिसिस की तो इंडिकेशन बनती ही नहीं है। देन यू विल डिलीवरी, यू विल रिव्यू के इफ शी इज इन अ बेटर सेटअप ऑलरेडी, तो फिर यस यू कैन गो हेड। फिर आप उसे ऑप्शन दे सकते हो कि इधर उसने ट्रायल लेना है या फिर उसने नॉर्मल डिलीवर होना है या वो होना है सिजेरियन। वो फिर मोर टाइम डिलीवरी सारा अकॉर्डिंगली डिसाइड होगा, बट यस यू विल गिव हेड एक्स्ट्रा कवर। ठीक है, इस ये इन शॉर्ट पूरा मैंने आपको मैनेजमेंट समराइज करके बता दिया। मैम आई हैव अ क्वेश्चन, इसमें जीबीएस प्रोफाइलेक्सिस हम देंगे पेशेंट को? क्यों, क्या देंगे जीबीएस प्रोफाइलेक्सिस में? मैम जो बेंजाइल पेनिसिलिन और एम्पिसिलिन, क्लिंडामाइसिन, सॉरी, हम दे देते हैं। आप मैम देते क्यों? हो? ये क्या नहीं, बेंजाइल हमने पेनिसिलिन? नहीं मैडम, हमने कभी नहीं दी। एंटीबायोटिक्स, व्हाट्स द इंसिडेंस ऑफ जीबीएस? Amoxicillin. फोन आ गया, सो सॉरी, इमरजेंसी से आ रहा है, 1 मिनट। हाँ जी, ठीक है। तो सबीन, जीबीएस का यस यू आस्क्ड फॉर एचवीएस व्हिच वाज गुड। उस एचवीएस से जीबीएस रूल आउट हो जाएगा। अगर एचवीएस में जीबीएस कम्स आउट टू बी पॉजिटिव, तो यस शी विल नीड द GBS prophylaxis and the baby will definitely need the GBS treatment. But if it does not, then you don't need to mention all this. जब आपने HVS mention कर दिया तो बात नहीं होगी, because the incidence of GBS is very less. But you are right, morbidity and mortality related to GBS is quite high. So we have to be over careful, but no need of benzyl penicillin or anything. We just give Rocephin or we start off the antibiotics. Or अगर patient को pains नहीं आ रही and she's just a case of pre-prom and we are even sending her home, we send her home with erythromycin, right? We don't really need लंबी चौड़ी antibiotics in such patients. ठीक है? मैम इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि कहीं पे मैंने ये भी पढ़ा था कि जीबीएस प्रोफाइलेक्सिस जब तक आपके पास पेशेंट एचवीएस तो आप भेज देते हैं, फिर जीबीएस प्रोफाइलेक्सिस स्टार्ट कर देते हैं पेशेंट को, और जब एचवीएस की रिपोर्ट अगर नेगेटिव आ जाती है No तो need. स्टॉप द एंटीबायोटिक। Just do whatever you do in your wards. और वो बिल्कुल ठीक है। ओके हर मैम, एक में सो तो वी जीपीएस प्रोफाइलेक्सिस नहीं देना। ओके मैम, इन द वार्ड वी स्टार्ट द पेशेंट विद द एरिथ्रोमाइसिन 500 मिलीग्राम बीडी। ये बिल्कुल ठीक मैनेजमेंट है। एंड मैम हाउ फ्रीक्वेंटली वी विल रिपीट द टीएलसी एंड सीआरपी? आप कितना फ्रीक्वेंटली रिपीट करते हो? ट्वाइस अ वीक मैम इज हम इनफ, फ्रैंकली। ओके एवरी मैम 3 days। वी ठीक है ना? Alternative day पे करते हैं मैडम। कुछ जगहों पे ऑल्टरनेट डे पे भी होता है, लेकिन ऑल्टरनेट डे थोड़ा ज्यादा ही हो जाता है। इफ इट इज गोइंग फाइन तो फिर थर्ड डे पे आप इस तरह भी कर सकते हो। और मैम इसमें अल्ट्रासाउंड जो है फॉर अमाउंट ऑफ लाइकर, इसको देखने के लिए कि वो बढ़ रहा है कि नहीं। ट्वाइस अ वीक। ओके। बायोफिजिकल प्रोफाइल वैसे भी एवरी थर्ड डे या 3 days के बाद होता है। तो मैम modified biophysical profile would include CTG also, then she has had 30 weeks of gestational amenorrhea, तो how we will do CTG? ना करो ना। अमाउंट ऑफ लाइकर मैम देखो इसलिए बायोफिजिकल प्रोफाइल नहीं कहा था। ठीक है, आप सही कह रहे हो, लेकिन वो ये है कि अमाउंट ऑफ लाइकर टोन मूवमेंट वो तो देखी जाएगी ना। यू राइट अबाउट द सीटीजी से भी ठीक कह रहे हो। And ma'am, she is at 30 weeks of gestational amenorrhea with previous one cesarean section and prom. Then how much we will prolong her आप pregnancy? बताओ, अगर पेन्स ना आ रही हो
मैम मैंने जो गाइडलाइन में देखा है तो दे से कि इफ देयर इज नो लिवर पेन वी कैन प्रोलॉन्ग अप टिल 37 वीक्स। तो ऐसे ही करना विद मॉनिटरिंग ऑफ कोर्स, ठीक है ना। ओके मैम। तो एंड एट 37 पे 37 क्या वीक्स मैम करोगे? we will proceed with the elective cesarean section। ऐसे नहीं बोलना। देखो ये हमारी बड़ी बुरी आदत होती है, आई डोंट नो हम सब में क्यों ऐसे आदत होती है कि हम डायरेक्ट ही बोल देते हैं कि मैं तो ये करूंगी। नहीं, यू हैव ऑप्शंस, यू हैव टू डिस्कस विद द पेशेंट। क्या पता पेशेंट कुछ और चाहती है, का राइट ओके तो है ना। मैम एक आई विल डू। सीरियस है जिसको आप कह रहे हो कि नॉर्मल डिलीवर हो जाए, वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, यस, उसके अंदर कोई ऑप्शन देने की गुंजाइश नहीं। बट इस पेशेंट के अंदर ऑप्शन देने की गुंजाइश है। और जब आपसे एग्जामिनर कहता है कि व्हाट विल यू डू एट 37 वीक्स, डोंट जस्ट से, जस्ट डोंट जंप डायरेक्टली टू द मैनेजमेंट। You just need to reassess the patient. आप कहोगे I would like to reassess the patient regarding history, examination, management, investigation and management of course। हिस्ट्री में मैं उससे पूछूंगी क्या पता वो पहले लेबर पेज में आ जाए, क्या पता वो ब्लीडिंग एब्रप्शन के साथ आ जाए, क्या पता किसी। सो आई वुड लाइक टू नो दीज फ्यू, वो 4-5 फोकस बातें पूछे हिस्ट्री की। एग्जामिनेशन में आई विल डू हर बिशप नंबर 1 पे, क्या पता बिशप इतना अच्छा हो, 5 सेंटीमीटर होके आई भी है तो फिर क्या, राइट। और देन आफ्टर ऑल दिस एंड इन हर रिव्यूइंग हर इन्वेस्टिगेशन, देन आई विल गिव हर ऑप्शन। दिस इज हाउ। कहेंगे ना 37 पे क्या करोगे, जस्ट डोंट स्पीक अप, आई विल डू हर इलेक्टिव सेशन, वही फेल। हालांकि आपका शायद जवाब ठीक भी हो। जिस तरह अभी ओके मैम एट इंटरव्यू 37 में बात वीक्स की, किसी ने कहा आई विल। कि फेल होके आई है उसने, शायद इंडक्शन कर दी 19 वीक्स पे टर्मिनेशन की प्रीवियस 3 में। वो इसलिए कर दी क्योंकि उसने बताया नहीं कि उसने 19 वीक्स पे करना क्या था। फर्स्ट रीअसेस द पेशेंट, उसकी हिस्ट्री तो लो उसको, एंड आफ्टर रीअसेसिंग गिव हर ऑप्शन, ठीक है ना। और फिर फैसला होगा कि क्या करना है। अदरवाइज हम डायरेक्ट कभी भी नहीं मुंह से बोल सकते कि भाई मैं तो इसका ये करूंगा। पेशेंट का राइट है, वो उसकी राइट है कि उसके पास सारी ऑप्शंस तो हो, ठीक है। बताओ। ओके मैम एंड इफ इट वुड हैव बीन अ प्रीटर्म लेबर ओनली तो मैम इसमें प्रोजेस्टेरॉन्स का रोल आ जाता, जिस पे मैं साइक्लोजेस्पेसिरी हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरॉन ना, इंट्रामस्कुलर थोड़ा वगैरह दे सा सकती। ना, 30 वीक्स पे कोई नहीं इसका फायदा, स्पेशली विद लीकेज। और मैम अगर मैं टोकोलाइज करती 30 वीक्स पर तो फिर वो मैग्नीशियम सल्फेट कैसे देती? हाँ, मैग्नीशियम सल्फेट, देखो मैग्नीशियम सल्फेट दी जाती है if you are expecting delivery in the next 24 hours। ये बड़ा अच्छा पॉइंट बोला अभी, करना नहीं शायद बोला। So it's a very important thing if you're expecting delivery especially before 34 weeks, and magnesium का रोल न्यूरोप्रोटेक्शन में सिर्फ तभी है if you're expecting delivery within the next 24 hours। और इसकी एग्जैक्टली वही डोज है जो कि एक्लेम्शिया या इमिनेंट एक्लेम्शिया, सीवियर प्री एक्लेम्शिया में दी जाती है। मेंटेनेंस डोज एंड देन द लोडिंग डोज उसी तरह 1 ग्राम पर आवर वाली। मैम अगर ये 37 वीक्स पे बैड बिशप्स के साथ है, पेशेंट इज ऑल फाइन, नो लीकिंग, नो एवरीथिंग इज फाइन, बेबी इज फाइन, फिर कैन वी टेक हर टू द स्पॉन्टेनियस लेबर कि ये स्पॉन्टेनियस लेबर में चली जाए, एज वी विल रीएवैल्यूएट हर, डू हर एग्जामिनेशन, एवरीथिंग इज फाइन, बट विद बैड बिशप्स विल वी वेट के ये नॉर्मल खुद ही चली जाए स्पॉन्टेनियस लेबर नंबर में, 1 इफ ऑप्शन नॉट देन 39 वीक्स पे। नहीं नहीं नहीं, बस लीकिंग वाले को क्यों हमने 39 तक लेके जाना। नंबर 1 ऑप्शन that she should be delivered if she's having bad vision, no labor pains, but leaking was there, और हम थोड़ी मुश्किल से 37 तक with monitoring लेके आए। My number 1 option offered to her will be elective cesarean section। Number 2 is that if she decides to prolong her pregnancy further, then I will explain to her the high risk of chorioamnionitis and the high morbidity and even mortality related to the chorioamnionitis, right? So, or secondly, obviously, previous one, I don't really think anyone of us really likes to do induction. So, if you don't even want to mention induction in such patient, not to mention. As आपका okay, option will be elective, but you need to discuss it with the patient, and you need to उसको सारा बताओ तो सही ना पहले। रिव्यू करना, रीअसेस करना बहुत जरूरी है बिफोर यू मेक एनी डिसीजन, ठीक है। ओके मतलब 37 से ज्यादा नहीं लेके जाना, 37 तक ये वी विल ऑफर गाइडलाइन हर कहती है बस, हाँ से 37 you have to cesarean be very section। safe in your exam। एग्जाम में सेफ डॉक्टर रहना है। वैसे भी ऑफ कोर्स सेफ्टी तो सबसे पहले है ना, रिस्क नहीं एक्स्ट्रा।
बट जो तो एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन है उसमें तो ऑप्शन ही नहीं बनती ना, लेकिन जो रिलेटिव है उसके अंदर यस यू कैन डिस्कस, बट साथ कहो कि नंबर 1 ऑप्शन विल बी दिस। Okay, thank you. ठीक है, और कोई क्वेश्चन? आई थिंक हमने तकरीबन सारा कवर कर लिया। रिकॉर्डिंग मैंने बंद भी करनी है। ठीक है, और कुछ? Ma'am, Ma'am, should we मुझे give her blood or IV injectables? और ये तो फिर अनीमिया की बातें स्टार्ट होगी ना, वो हम काफी कवर भी पहले कर चुके हैं। 8.2 के ऊपर इफ शी इज हैविंग प्रीटर्म लेबर एंड प्री प्रॉम, यस यू शुड गिव